हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी के लिए हम जीके और जीएस की तैयारी कैसे करें। हम कैसे करें कि हमारे 100% नंबर आ जाए, 50 में 50 हम ऑब्टेन कर ले। इसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, हम कैसे पढ़ें कि कम मेहनत में हम ज्यादा मार्क्स हम प्राप्त कर पाए। आज इसी चीज को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। 2024 में जो एसएससी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें मेन रूप से एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और जो क्या कहते हैं स्टेनोग्राफर के जो एग्जाम्स होते हैं, स्टेनो शॉर्ट में आप स्टेनो समझिए, तो ये पॉपुलर एग्जाम्स है। एसएससी द्वारा होने वाले नॉन टेक्निकल सेक्शन में होने वाले ये पॉपुलर एग्जाम्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वर्षों से एसएससी ने अपने सिलेबस में थोड़ा बदलाव किया है और बदले हुए सिलेबस में जीएस को थोड़ा सा महत्व दिया गया है। जैसे कि पहले सीएचएसएल में मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन अब क्या होने लगा, ऑब्जेक्टिव सवाल आने लगा और उसमें जीएस को इंक्लूड किया गया है। पीटी में तो ऑब्जेक्टिव है ही, अब मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है। इसी प्रकार सीजीएल के पीटी और मेंस दोनों में जीएस पार्ट है। तो जीएस पार्ट पिछले जो सिलेबस जो चेंज हुए हैं पिछले वर्ष में, उसमें जीएस को प्रमुखता दिया गया है। देखिए, हम सभी मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, मन लगाकर काम करते हैं और इसमें अच्छा भी मार्क्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जीएस पार्ट को, या उसको आप जनरल अवेयरनेस कहिए, ठीक है ना, इसको हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि मैथ में आपको 45, 46, 48 तक नंबर प्राप्त करते हैं, मतलब 25 में 24 सवाल वो हल करते हैं, 23 सवाल हल करते हैं। इंग्लिश में भी 20 से के ऊपर वो ज्यादातर बना लेते हैं। रीजनिंग में भी उनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस होता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो तीनों सेक्शन में अच्छा बनाते हैं, पता चलता है कि वो जीएस या जीके में वो दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाए, मतलब वो 10 सवाल भी ठीक से हल नहीं कर पाए। नतीजा क्या होता है कि उनका रिजल्ट ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है, हाल्ट हो जाता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कम मेहनत में हम जीके और जीएस में ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे प्राप्त करें। हम क्या करें, कौन सा हिस्सा पढ़ें जिससे कि हमारा कम मेहनत में और अच्छे प्लानिंग के साथ किए गए काम से हम अच्छा अंक प्राप्त कर सके। देखिए, अगर आप बात करते हैं तो हमारा जो जनरल अवेयरनेस है वो 2 भागों में बटा हुआ है। हमारा पूरा जो जनरल अवेयरनेस है ना, उसको जनरल स्टडीज कहिए, है ना, उसको जनरल अवेयरनेस नहीं, जनरल स्टडीज कहिए। 2 भागों में बटा हुआ है। एक आपका जो है वो आप जिसको आप जानते हैं जनरल नॉलेज, जिसको हम आर्ट्स सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। एक जो भाग है वो आर्ट्स सब्जेक्ट के रूप में है और एक भाग जो है साइंस सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है ना। जो सेकंड भाग है वो साइंस सब्जेक्ट के रूप में है। चलिए, ये हिस्से हैं और जो थर्ड मान लेते हैं उसको हम करेंट मान लेते हैं। अब हम किसके लिए क्या करें, थोड़ा आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आर्ट्स विषय में ज्यादातर आते हैं आपकी हिस्ट्री, आज इसी प्लानिंग पर हम लोग बात करेंगे। जियोग्राफी, भूगोल, चलिए इसके बाद आ जाते हैं पॉलिटी और इसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक्स। चलिए, इसके बाद हम आते हैं साइंस में, तो आपको मिलता है बायोलॉजी, महत्व के अनुसार फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए, और एक होता है करंट अफेयर्स होता है, जिसको हम लोग समझते हैं, मतलब करंट अफेयर्स के तौर पर समझते हैं। चलिए, अब हमें क्या करना है कि कम मेहनत में हमें ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए बात करना है। बहुत ज्यादा हमारे पास समय नहीं, इसलिए कि हमें 4 सब्जेक्ट लेकर चलना है। केवल अगर जीके अगर लेके चलने वाली बात होती तो फिर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता। लेकिन अभी आपको एसएससी 2024 के एग्जाम्स होने में मोटा मोटी 6 मंथ हैं। तो 6 मंथ में हम किस प्रकार पढ़ें, कौन सा किताब पढ़ें, क्या भाग पढ़ें, क्या भाग छोड़ें, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, आमतौर पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो कुछ भी पढ़ने लगते हैं, उनको पता ये नहीं चलता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ये समझना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हम ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, जिसको हम आर्ट्स भी कहते हैं, पहले इसके सब्जेक्ट को लेकर के हम पहले प्लानिंग अपना बनाते हैं। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग आपके मेहनत को आधा कर देता है और जो उसके आउटपुट निकलते हैं ना, आउटपुट दुगने हो जाते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम आर्ट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले भाग को देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। हमारा ये जो प्लानिंग है ना, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है अभी, क्योंकि 6 मंथ में ना हमें जीएस को बहुत अच्छा करना है, जीके जीएस को बहुत अच्छा करना है। हमारे पास हैंड में मैक्सिमम 6 मंथ है, तो 6 मंथ के भीतर हम क्या करें कि हमारा जीएस, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश के समान अंक आए। चलिए तो पहले शॉर्ट टर्म हम लोग प्लानिंग की ओर मूव करते हैं। अभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग हम लोग लेके चलेंगे। चलिए देखिए, हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें एक प्राचीन भारत है, एंशिएंट है, एक आपका मिडाइवल है और एक आपका मॉडर्न है, ठीक है ना, और एक आपका मॉडर्न है, आप ऐसे समझे, ठीक है ना। एक है आधुनिक भारत, एक है मध्यकालीन भारत और एक है प्राचीन भारत। देखिए अगर आप शुरू से लेकर और आप अंत तक पढ़ते रह जाइएगा तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। हमारा टारगेट क्या है कि 6 मंथ में मैक्सिमम और मैक्सिमम स्कोर करना, हमारा टारगेट ये है। तो अब हमें यहां ये प्लानिंग करना है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। चलिए प्राचीन भारत में हम बात करते हैं, 4-5 ऐसे सेक्शन है प्राचीन भारत में, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप मतलब जनरल अवेयरनेस या इसको आप कहिए जीके के तौर पर आप सुरक्षित रहेंगे। ज्यादातर सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं। चलिए तो प्राचीन भारत में हम क्या पढ़ें, थोड़ा सा इस चीज को पहले देखा जाए। प्राचीन भारत में 6-7 टॉपिक है, जिसको आप पढ़ लेने के बाद आपका प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा जीके के दृष्टिकोण से। सबसे पहला आप इसमें पढ़ें हड़प्पा, है ना, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले टॉपिक पर आप ध्यान दें, हड़प्पा सभ्यता। जो सेकंड आपका जो टॉपिक है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो वैदिक सभ्यता। इनसे सवाल ज्यादातर आते हैं, हड़प्पा और वैदिक से सवाल ज्यादातर आते हैं। तीसरा आपको जो पढ़ना है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सवाल इनसे काफी उठते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आपको बीच का भाग नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्योंकि हमारा ये प्लानिंग जो है ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, अभी हम शॉर्ट टर्म पर काम कर रहे हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और इसके बाद जो चौथा है आप ऐसे पढ़े मौर्य वंश। चलिए 5वां टॉपिक में आ जाते हैं सीधे गुप्त वंश। और 6 टॉपिक में आ जाते हैं हमारा जो नंबर जो 6 जो टॉपिक है, ये आपका हो जाएगा सर, है ना, मतलब दक्षिण भारतीय राज्य, है ना, दक्षिण भारत, आप ऐसे समझ लें, ठीक है। तो बस हमें इन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका प्राचीन भारत से उठने वाले तमाम क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इतना के भीतर ही, टॉपिक तो बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि बस इतना ही 6 ही टॉपिक है पूरे प्राचीन भारत में, टॉपिक की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इतना है कि आप सेफ जोन में चले गए। अगर इतने पर अगर आपका कमांड अगर बढ़िया से हो जाए, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मतलब जैन और बुद्ध से संबंधित प्रश्न ज्यादातर आते हैं। मौर्य वंश में पूरा मौर्य वंश मत पढ़िए, केवल अशोक के बारे में पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। गुप्त वंश में ज्यादातर आप पढ़ लीजिए, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। देखिए ये जितने वंश हैं, आपको लड़ाई नहीं पढ़ना है कि अशोक ने कहां चढ़ाई किया, वो हारा कि जीता, ये सब नहीं पढ़ना है। ये जितने वंश के बारे में बात किया गया, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, आपको जितने भी वंश के बारे में बताया गया, या दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं जैसे चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है ना, तो पल्लव वंश, अगर आपको इनके बारे में पढ़ाई करना है तो ज्यादातर आप इनका सामाजिक पढ़िए, इनका सांस्कृतिक पढ़िए, इनका धार्मिक पढ़िए। ये इन सब से सवाल ज्यादातर आते हैं, इन सभी से सवाल ज्यादातर आते हैं। तो बच्चों प्राचीन भारत के लिए ये इतना काफी है। चलिए अब हम आते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कम समय में हमें अच्छा करना है। चलिए मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। चलिए मध्यकालीन भारत से ज्यादातर सवाल तो कहीं से हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वह है मुगल वंश। अगर हम सीधे बात करते हैं सल्तनत वंश और मुगल वंश, 2 वंश को आप दिमाग में रखिए, तो मिडाइवल इंडिया से सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते, फिर भी हमें तैयारी हमारी होनी चाहिए। पता नहीं कब सवाल आ जाए, ये कहना बहुत कठिन है। तो मिडाइवल इंडिया से 2 चीज आप दिमाग में रखिए, एक है सल्तनत वंश, ठीक है ना, चलिए, और एक जो है वो है आपका क्या कहते हैं मुगल वंश। ये 2 चीजों को आप दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए ज्यादातर आपको किसी राजा का युद्ध नहीं लड़ना है, देखना है कि इस राजा ने कहां पर अटैक किया, किसके साथ क्या युद्ध हुआ। ज्यादातर आप इनके सांस्कृतिक, आर्थिक
ठीक है ना, राजनीतिक पहलू पर थोड़ा ध्यान दे दे, बस राजनीतिक पहलू पर ध्यान दे दे। चलिए दूसरा चीज क्या देखें आप, प्राचीन भारत में भी वो चीज होना चाहिए कि किताब और लेखक अक्सर पूछता है, स्टैटिक जीके आप इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो किताब और लेखक एकदम आपका कमांड होना चाहिए कि किस किताब को किसने लिखा, अच्छा किस वंश की किसने स्थापना किया, वंश और संस्थापक आपको याद होना चाहिए। स्टैटिक जीके में आ जाता है, वंश पढ़ लीजिए, जैसे कि सल्तनत वंश, मुगल वंश, बहुत सारे वंश निकले, तो आपको उनका संस्थापक और वंश का नाम पता होना चाहिए। तो वंश और संस्थापक आप पढ़ ले, ज्यादा इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं ना, अगर सबसे ज्यादा सवाल अगर आने के हम बारे में बात करते तो वह है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को आप डिटेल में पढ़ें, इसमें किसी तरह का आप कन्नी नहीं काटे। चलिए अब हम आते हैं सीधे मॉडर्न इंडिया पर, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में बच्चों कहूंगा कि आधुनिक भारत को आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ ले और इसमें किसी प्रकार का कटाई छटाई की संभावना नहीं है। आधुनिक भारत और कहां से कहां तक आप जाएं तो 1885 से लेकर के 1947 तक के फेज को आप जरूर पढ़ें। ये जो 1885 से लेकर 1947 तक से जो संबंधी जो फेज है, ज्यादातर मतलब 90% सवाल इतिहास के यहीं से उठते हैं। 90 आप ऐसे समझ सकते हैं 80 to 90% सवाल जो है ना वो यहीं से एराइज होते हैं। तो हमारा आधुनिक भारत पूरे हिस्ट्री का आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास समय कम है, समय बहुत ज्यादा नहीं है, इतना भी नहीं कि आप प्राचीन भारत पढ़ सके, इतना भी नहीं है कि आप मध्यकालीन भारत पढ़ सके, तो आप आधुनिक भारत जरूर पढ़ ले, इससे सवाल आना ही आना है। ठीक है, ज्यादातर सवाल अगर हिस्ट्री में अगर 5 सवाल पूछता है तो समझिए कि 3 या तो कभी कभी 4 सवाल जो होंगे ना वो आधुनिक भारत से होंगे। और आधुनिक भारत में भी कब से, तो 1885 से 1947 तक। चलिए पिछले कुछ वर्षों से कला और संस्कृति पर काफी जोर दिया जा रहा है एसएससी द्वारा, ठीक है ना। तो आपका कला और संस्कृति के लिए आप क्या करें, कला और संस्कृति जो पाठ है वो इतिहास का ही हिस्सा है, ठीक है ना। कला और संस्कृति के लिए आप प्राचीन भारत के देखिए, प्राचीन भारत के जितने भी मंदिर वगैरह हैं उनको आप दिमाग में रखें। मध्यकालीन भारत के जितने भी स्ट्रक्चर बनाए गए मस्जिद नुमा, मध्यकालीन भारत के जितने भी स्ट्रक्चर बनाए गए मस्जिद नुमा, किसने क्या बनवाया, उनकी क्या विशेषता रही है, तो आप इन चीजों को जरूर देखें। इसके लिए योजना एक किताब है जो कि काफी कारगर होगा, ठीक है ना। मैं यहां पर एक बुक का नाम मेंशन करूंगा, ठीक है ना, कला संस्कृति के लिए आप इसको जरूर पढ़ें, ठीक है ना। ये काफी हेल्पफुल साबित होगा, योजना प्रकाशन से आ रहा है, योजना प्रकाशन भारत सरकार का है, ठीक है ना। आप इस किताब को लेकर के आप जरूर पढ़ें, योजना प्रकाशन का नाम है और कला संस्कृति उसका टॉपिक है। कला संस्कृति पर ये स्पेशल इशू निकाल रहा है, ये स्पेशल इशू आपको किसी भी अच्छे दुकान पर आपको ये प्राप्त हो जाएंगे। तो स्पेशल इशू निकल रहा है जिसका प्राइस जो दिखाया गया है 180 रुपया के आसपास दिखाया गया है। अब आपको जितना में मिल जाए, तो ये कला संस्कृति पर एक आधारित एक मतलब एक पर्टिकुलर कला संस्कृति पर ही योजना किताब निकाल रहा है, मैगजीन निकाल रहा है, ठीक है ना। ये जो किताब होंगे आपके पर्पस को पूरा कर देंगे। तो बच्चों ये इतिहास संबंधी बात है, हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ज्यादातर आप फोकस आप आधुनिक भारत पर दीजिए, ठीक है ना, ये आपके लिए कारगर होगा। इतिहास के लिए हम कौन सा किताब पढ़ें, अब सवाल ये उठता है। देखिए अगर आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है और ज्यादा शॉर्ट समय है, अब आपके पास एनसीईआरटी तो अब एनसीईआरटी का कोई जवाब नहीं है, आप ऐसा समझिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट। लेकिन आपके पास समय कितना है अब ये आपको तय करना है और उसी के अनुसार आपको काम करना है। हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करते हैं, तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं 11 और 12, नहीं तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए क्लास 6 से लेके क्लास 12 लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए ये लॉन्ग टर्म है, अगर आपको लंबे समय के लिए अगर रणनीति बनाना है तो 6 से 12, और आपके पास समय उतना नहीं है कि आप काम कर सकते हैं, तो 11 और 12 के आप किताब को जरूर पढ़ ले। इसके अलावा टीएमएच पब्लिकेशन का आप गाइड ले ले, जीएस का गाइड ले ले, है ना, उसके इतिहास सेक्शन को आप देख ले। अगर आप एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ पाते हैं, आपके पास इतना समय नहीं कि आप एनसीईआरटी पढ़ पाए, तो टीएमएच का गाइड और एक और गाइड में मेंशन करूंगा स्पेक्ट्रम गाइड, टीएमएच गाइड और एक है स्पेक्ट्रम गाइड, ठीक है ना, ये प्रकाशन का नाम है, ठीक है ना। आप मांगिएगा किताब तो आपको मिल जाएगा जीएस के नाम से, स्पेक्ट्रम गाइड।
को आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास समय ज्यादा नहीं है तो। अगर आपके पास समय है और हड़बड़ाहट नहीं है तो फिर क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। चलिए बच्चों, तो ये इतिहास संबंधी हमारी प्लानिंग है। चलिए अब हम आते हैं हमारा ज्योग्राफी। अब आर्ट्स का जो दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए हम क्या करें? ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, भारत का ज्योग्राफी और विश्व का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दो ज्योग्राफी है, एक भारत का और एक विश्व का ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपको यही राय दूंगा कि आप भारत के ज्योग्राफी को ही आप ज्यादा ध्यान दें, है ना। भारत के ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, आप इसको ज्यादा ध्यान दें। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल को आप ज्यादा महत्व दें। ज्यादातर सवाल भारत के भूगोल से ही जुड़ा रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, भारत के भूगोल में आप स्टैटिक जो है ना, कौन सा नदी कहां जाता है, कौन सा पहाड़ कहां पर है, तो ये भारत का भूगोल जो फिजिकल इसका है, फिजिकल भूगोल, ठीक है ना। फिजिकल जरूर पढ़ें, भौतिक भूगोल को जरूर पढ़ ले, ठीक है ना। इनसे सवाल आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। भारत का जो भौतिक भूगोल है आप उसको जरूर पढ़ लें, ठीक है। विश्व भूगोल में आप क्या करेंगे? विश्व भूगोल के लिए आप 2-3 टॉपिक मैं बता रहा हूं, वो उससे सवाल ज्यादातर आते हैं। आप विश्व भूगोल से आइए तो इसमें आपको मिलेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के रूप में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा पहाड़, सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा जलप्रपात, तो ये स्टैटिक जीके की तरफ आता है। आप इसको जरूर, स्टैटिक भाग को जरूर पढ़ लें। विश्व भूगोल में आप पढ़ ले सौर मंडल, विश्व भूगोल में आप पढ़ ले सौर मंडल। विश्व भूगोल में ये सौर मंडल या ग्रह से रिलेटेड आपको सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, ये सब स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए आप क्या करें, कौन सा गाइड पढ़े? वही टीएमएच। टीएमएच में सारी चीज आपको मिल जाएंगे, उसमें पॉलिटी भी मिल जाएगा, हिस्ट्री भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, साइंस भी मिल जाएगा। तो टीएमएच गाइड आता है जीएस के लिए, है ना। तो जीएस के लिए आता है टीएमएच गाइड आता है, आप इसी का ज्योग्राफी पार्ट पढ़ ले, टीएमएच गाइड से पढ़ ले। और एनसीईआरटी क्लास 9, 10, 11, 12 आप इसको जरूर पढ़ें, है ना। 9 से लेके 12 तक अगर आपके पास समय कम है तो आप इसका भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना है। भूगोल भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में नहीं, आपको भूगोल पढ़ना है भारत के संदर्भ में। एसएससी में ज्यादातर सवाल भारत के संदर्भ से आते हैं। चलिए, ये तो बच्चों हो गया आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड बात। अब हम आते हैं पॉलिटी, हमारा राज व्यवस्था क्या है। अब हमारा जो तीसरा जो टॉपिक है वह है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप क्या करें, है ना, राज व्यवस्था के लिए आप क्या करें, कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन सा टॉपिक छोड़ें। यदि आपके पास ज्यादा समय नहीं है और हम अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक है जो कि राज व्यवस्था से रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे देखिए, अब इससे जुड़ा हुआ एक राष्ट्रपति है, जरूर पढ़ ले। चलिए, अब भारतीय संसद से जुड़ा हुआ तमाम चीज पढ़ ले, संसद, भारतीय संसद से जुड़ा हुआ तमाम चीज पढ़ ले। चलिए, इसके बाद आप तीसरा में आ जाइए तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जरूर पढ़ ले, ठीक है ना। कोर्ट संबंधी चीजों को आप जरूर पढ़ ले, ठीक है ना। राष्ट्रपति, भारतीय संसद में आपका आ जाएगा प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद वगैरह सब कुछ आ जाएगा। भारतीय संसद का एक बड़ा टॉपिक आपका बनेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को जरूर पढ़ ले। इसके बाद आप मौलिक अधिकार पढ़ ले, मौलिक अधिकार पढ़ ले। ये सब कौन से टॉपिक है, इन्हीं सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो एक मौलिक अधिकार पढ़ ले और एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ ले, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए, तो ये इतने टॉपिक को जरूर आप कमांड कर ले, राष्ट्रपति, भारतीय संसद, कोर्ट, ठीक है ना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और फिर एक और आप पढ़ ले, राज्य की कार्यपालिका, मतलब आपका हो गया गवर्नर, और राज्य की विधायिका मतलब हो गया चीफ मिनिस्टर। तो एक राज्य के संदर्भ में भी आप चीजों को पढ़ ले, ठीक है ना। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की, है ना, विधायिका, आप ये दो चीजों को जरूर पढ़ ले। कार्यपालिका में आ जाएंगे गवर्नर, ठीक है ना। चलिए, और विधायिका में आ जाएंगे आपके, है ना, चीफ मिनिस्टर, और विधायिका में आप क्या आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर। आप इतना काम कर लेते तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका मतलब पॉलिटी सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्या है, थोड़ा सा हम पीछे की ओर आते हैं, देखते हैं कि हमें और क्या क्या देखना है। हिस्ट्री हो गया, क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी हो गया, आपको क्या करना है, पॉलिटी हो गया, क्या करना है, इकोनॉमिक्स। देखिए, एसएससी का जो इकोनॉमिक्स होता है ये बहुत ही फंसाऊ होता है, बहुत ही फंसाऊ। इकोनॉमिक्स तो बहुत ही फंसाऊ होता है। अगर आप अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो अर्थशास्त्र इसका एक डेंजरस जोन है,
बहुत ही डेंजरस है। अच्छे अच्छे जिनके अर्थशास्त्र अच्छे हैं वो भी एसएससी द्वारा पूछे गए इकोनॉमिक्स के सवाल उनको स्टंप आउट कर सकता है, उनको चकरा सकता है। ज्यादातर इसके लिए आप आर्थिक शब्दावली पढ़ लें, आप इसके लिए आर्थिक शब्दावली पढ़ लें, ठीक है ना। आर्थिक शब्दावली आपका एकदम अच्छा होना चाहिए, जैसे कि राजकोषीय घाटा क्या है, जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, राष्ट्रीय आय कैसे मापा जाता है, ये सब चीज जो आर्थिक शब्दावली में है आप इन चीजों को जरूर पढ़ ले। व्हाइट गुड्स क्या है ना, ये सब चीज आपका कमांड होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का कोई और छोर नहीं है, जीएस के लिए इकोनॉमिक्स का कोई और छोर नहीं है, लेकिन आपका आर्थिक शब्दावली बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा किताब मैं आपको प्रिस्क्राइब करना चाहता हूं। आर्थिक शब्दावली आता है, एक किताब है आर्थिक शब्दावली के नाम से आता है, और वह किताब है शशि कुमार सिंह का। राइटर जो है वो शशि कुमार सिंह, काफी अच्छी किताब है, आप पढ़िएगा तो आप इसको जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। शशि कुमार सिंह का एक बहुत अच्छा किताब आता है, ठीक है ना, आर्थिक शब्दावली। ये किताब एकदम बैलेंस्ड वे में दिया है और बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझाया है। तो बच्चों ये हमारा 8 सब्जेक्ट्स हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हमारा इकोनॉमिक्स। इन सभी के लिए आपको बहुत ज्यादा किताब अभी परचेज नहीं करना है, क्योंकि अभी आप यूपीएससी के लिए नहीं सोच रहे, आप सोच रहे एसएससी के लिए। तो एसएससी के लिए बस मैं यही कहूंगा कि अगर एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टीएमएच गाइड आप ले ले। एक बार इसको पुनः मैं कहूंगा टीएमएच गाइड ले ले, ठीक है ना, ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे, 2024 का ले ले, ठीक है। इसके बाद अगर टीएमएच नहीं मिला तो आप स्पेक्ट्रम गाइड, दो में से कोई आप एक ले सकते हैं, आप एक स्पेक्ट्रम गाइड ले लें, ठीक है ना, 2024 के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये 2 अच्छी किताबें हैं, आप दोनों में से कोई एक अगर पैसा अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो दोनों लेते हैं तो द बेस्ट, अगर आप दोनों लेते हैं तो द बेस्ट। ये सारे आपके सब्जेक्ट को कवर कर देंगे, एनसीईआरटी तरीके पर ये लिखे गए हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारा साइंस सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें साइंस सब्जेक्ट के लिए क्या करना चाहिए देखिए, ज्यादातर जो साइंस से जो सवाल आते हैं ना वो बायो से आते हैं, ज्यादातर जो सवाल आते हैं ना वो जीव विज्ञान से आते हैं। पहले आप ऐसे समझ ले, ज्यादातर सवाल है ना बायो से आते हैं, साइंस में बायो से आते हैं। बायो का हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन कौन सा टॉपिक छोड़ दे, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको बायो पर अच्छा कमांड करना है जनरल अवेयरनेस के दृष्टिकोण से, तो आप इसके लिए पढ़े विटामिन, आप इसके लिए पढ़े रोग, डिजीज, आप पढ़े ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी से जुड़ा हुआ जो भी चीज है, जैसे रक्त है, किडनी है, हार्ट है, प्रजनन है, तो जो भी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप बढ़िया से पढ़ जाएं, ठीक है ना। ये इतना बायो के लिए जरूरी है। मैं शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बार बार इसको दोहराऊंगा कि हमारा जो प्लानिंग है शॉर्ट टर्म के लिए, कि कम समय में आप मैक्सिमम कैसे आप ऑब्टेन करेंगे, मैक्सिमम अंक आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो विटामिन, डिजीज, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में बहुत कुछ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पोषण, इसमें आ जाएगा प्रजनन, इसमें आ जाएगा परिसंचरण, इसमें आ जाएगा हार्मोन रिलेटेड बातें, तो बहुत कुछ ही। ह्यूमन बॉडी कहने के लिए छोटा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि इसमें कई चैप्टर्स आ गए हैं। हाँ, विटामिन और डिजीज से आपको रिलेटेड सवाल जरूर और जरूर मिलेंगे। ज्यादातर सवाल हमारे जो होते हैं ना वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। चलिए, यही बात मैं फिजिक्स में भी कहूंगा कि ज्यादातर जो सवाल होते हैं ना वो आपके, चलिए ये तो जीव विज्ञान की बात है कि जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ना चाहिए, हमें विटामिन, डिजीज, इसको बढ़िया से पढ़ ले, इसमें कोई तरह का कटौती ना करें, है ना। इससे सवाल आना ही आना है। अब बहुत शॉर्ट भी नहीं जाना चाहिए, बहुत शॉर्ट जो है ना वो सफलता का रास्ता नहीं है, आप इसे समझ लें। सफलता का रास्ता लॉन्ग टर्म ही है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं कि 6 महीना के भीतर आपका जीएस में कैसे आप मैक्सिमम अंक पा सकते हैं, उसके लिए हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो बायो में पढ़िए आप विटामिन, डिजीज और ह्यूमन बॉडी। फिजिक्स में आप क्या करें, अब फिजिक्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ज्यादातर इसका जनरल फिजिक्स पढ़ जाइए आप, है ना, मैकेनिक्स जिसको आप कहते हैं, आप जनरल फिजिक्स को बढ़िया से पढ़ जाइए। अब आपको लाइट की तरफ नहीं जाना है, साउंड की तरफ नहीं जाना है, ठीक है ना, हीट की तरफ नहीं जाना है, आप जनरल फिजिक्स को बढ़िया से पढ़ ले। ज्यादातर सवाल हमारे जनरल फिजिक्स से रिलेटेड है, और ज्यादातर सवाल इसमें भी आते हैं एप्लीकेशन आधारित, है ना, कि आप किस चीज का एप्लीकेशन आप कैसे करते हैं, अनुप्रयोग। एप्लीकेशन का अर्थ है तो अनुप्रयोग। इसके लिए टीएमएच का किताब है ना बहुत उपयोगी साबित होगा। टीएमएच बुक आप ले ले, और एनसीईआरटी अगर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी है ना 8, 9, 10 का पढ़ जाए, 8, 9, 10 का इस फिजिक्स के लिए पढ़ जाए, 6, 7 की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये तो हमारी फिजिक्स की बात हो गई। केमिस्ट्री के लिए हम क्या करें,
केमिस्ट्री के लिए कुछ नहीं करना है, केवल आप उसका एप्लीकेशन पढ़िए, ये किस एसिड का क्या एप्लीकेशन है, किस बेस का क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आधारित इसको आप समझिए कि ये स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के ये भीतर ये सारे शामिल हैं। स्टैटिक जीके आप अगर केमिस्ट्री का देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि सबसे भारी तत्व कौन है, सबसे भारी धातु कौन है, सबसे हल्की धातु कौन है, सबसे मतलब आपको इसी तरह से ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। तो बच्चों केमिस्ट्री अगर हम कहेंगे यदि आपके पास समय कम हो तो आप बायो जरूर पढ़ें, बायो जरूर पढ़ें, और आपके पास समय ज्यादा नहीं हो, आप अगर मुसीबत में फंस जाए, ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाए, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं। ये तब जब आपके पास टाइम नहीं है तब, है ना। ये कोई भी चीज ड्रॉप करने वाली नहीं होती है, लेकिन यदि आपके पास समय कम है तो बायो को जरूर बढ़िया से पढ़ ले, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप हल करने में आप सक्षम होंगे। चलिए अब इसके लिए आप वही किताब ले लीजिए 8, 9, 10 आप ले लीजिए केमिस्ट्री का एनसीईआरटी 8, 9, 10 सॉरी आप एनसीईआरटी ले ले, टीएमएच गाइड ले ले, ये काफी कारगर साबित होगा साइंस के लिए, ठीक है ना। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए करंट से सवाल ज्यादातर कहां से आते हैं, थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं। करंट अफेयर से सवाल ज्यादातर कहां पर आते हैं। देखिए पुरस्कार, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, किताब और लेखक, जो नया किताब और नया लेखक है उससे संबंधित सवाल अक्सर होते हैं, तो किताब और लेखक। कौन सा खेल कहां पर, खेल संबंधी आप ऐसा समझिए, है ना। तो ये सब अच्छा, कोई अगर मान लीजिए कि कोई अगर चर्चित स्थल है, चर्चित व्यक्ति है, तो आप उनको जरूर देख ले। चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति से सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों जीके के लिए करंट के लिए ये जरूरी है। करंट के लिए हमें कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, देखिए करंट के लिए नहीं, किसी चीज के लिए एक मंथली मैगजीन आप जरूर ले, मासिक पत्रिका आप जरूर ले, मंथली मैगजीन का आप आदि बने, है ना। मंथली मैगजीन आप कहिएगा सर किसका अच्छा होगा, चलिए अब यहां पर मैं बात करूंगा कि मंथली मैगजीन किसका अच्छा होगा। इसके लिए आप ले ले, या तो आप मतलब प्रतियोगिता दर्पण का तृतीयांक, प्रतियोगिता दर्पण मंथली जो आता है आप इसको ले ले, या आप ले ले क्रॉनिकल, एक क्रॉनिकल का भी आता है, क्रॉनिकल का, है ना, क्रॉनिकल सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल के नाम से आता है, ये सब मंथली है। जैसे कि फरवरी स्टार्ट हो गया है, आपको फरवरी में ये किताब मिल जाएगा। तो या तो आप प्रतियोगिता दर्पण कोई एक पढ़ सकते हैं, है ना, दोनों लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तीसरा, आपको और थोड़ा सा अगर आप पढ़ाई में अगर थोड़ा सा रुचि रखते हैं तो मनोरमा ईयरबुक एक पढ़ ले, मनोरमा ईयरबुक, ठीक है ना। मनोरमा ईयरबुक जैसे 2024 से स्टार्ट हुआ है, तो 2024 का आपको मनोरमा ईयरबुक मिल जाएगा। ये काफी उपयोगी है और बहुत सारे सवाल तो इससे उठा करके सीधे एसएससी रख देता है। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो में ये प्लानिंग रहा कि हम एसएससी में कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे अंक प्राप्त कर सके। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सवाल हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप उसको पूछे, आपको यथासंभव जवाब दिया जाएगा। बच्चों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक भी करें, तो आपका यही छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। वीडियो को आप 20 में ड्रॉप नहीं करें, बहुत सारी अच्छी बातें आपको अंत भाग में बताई जाती है, तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। अभी हम आगे आने वाले दिनों में और अच्छे कंटेंट के साथ हम वीडियो लेकर आएंगे। दूसरे एग्जाम की तैयारी कैसे करें, जैसे बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें, बिहार एससीजीएल के लिए क्या करें, तो इन सारे पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।